नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी हिंदी के प्रश्न पत्र के ऊपर, जो कि 27 जून 2023 को संपन्न हुआ था। इसका पहला पार्ट हमने पहले ही प्रस्तुत किया था, जिसमें कि लगभग 25 प्रश्न थे। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, जिसमें देखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जनसंचार से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ में टेक्निकल पॉइंट के दृष्टिकोण से कैसे हमें तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि समय रहते हम अलर्ट हो सके। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है, जिसका कोई शिल्प हो, जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो, जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा बोली जाती हो। तो प्रयोजनमूलक हिंदी इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि ऐसी हिंदी जिसका कि किसी न किसी उद्देश्य से हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया, जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो। और इसी प्रयोजनमूलक हिंदी को हम कई बार राजभाषा के तौर पर देखते हैं या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी देखते हैं। इससे रिलेटेड एक आप सभी के लिए जॉब भी है, जिसको हम बोलते हैं राजभाषा अधिकारी। इसका कई बार यूजीसी नेट भी एग्जाम कराता है, और कई बार आप देखेंगे कि आईबीपीएस के थ्रू भी इसमें वैकेंसी आती है। तो ये वही प्रयोजनमूलक हिंदी है जो आप सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को अक्सर देखते हैं। लेकिन इसका क्षेत्र विस्तार भी हो चुका है, जो कि जनसंचार और विज्ञापन, सिनेमा, इन सभी एरिया में भी इसको आप धीरे धीरे प्रयोग में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। तो ये था इसका विस्तार। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र, तकनीकी भाषा का क्षेत्र, जनसंचार की भाषा का क्षेत्र, लोक भाषा का क्षेत्र। तो जैसा कि मैं अभी प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र के बारे में ही ऊपर बात कर रहा था, यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है, हमें बताना है। तो कार्यालयी हिंदी के रूप में इसका प्रयोग होता है, तकनीकी भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तकनीकी भाषा शब्दावली आयोग का भी गठन किया गया 1961 के आसपास में। जनसंचार की भाषा के रूप में मैंने बताया ही, साथ में आप इसमें विज्ञापन और सिनेमा को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया लोक भाषा का क्षेत्र, ये प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन चौथा हो गया। तो आगे के लिए भी इन विकल्पों को ध्यान में रखिए और प्रयोजनमूलक हिंदी को भी अच्छे से ध्यान में रखिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमें देखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत ख में नहीं आता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है राजभाषा नियम के तहत, जो कि सन 1976 ईस्वी में आया हुआ था। तो पहले तो क्वेश्चन में ही एक नया क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि राजभाषा नियम कब आया था। 1976 ईस्वी में आया था। इसके अंतर्गत कुल 12 नियमों की चर्चा की जाती है। इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख, ग। पहला जो क्षेत्र है वो हिंदी पट्टी है, ठीक है, हिंदी प्रदेश इसको कर सकते हैं। दूसरा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्सअप है। और तीसरा है एकदम से जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके लिए। तो क के अंतर्गत आता है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो ये सभी क्षेत्र क के अंतर्गत है। जबकि हमें बताना कि ख में कौन है। ख के अंतर्गत आता है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब दे दिया गया है, ख के अंतर्गत है। तो आपके दिमाग में स्वतः आना शुरू कर दिया होगा कि उड़ीसा इसका सही जवाब होगा, और बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। कारण ये है कि ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव। और ग में अन्य जो भी राज्य बच रहे हैं वो आएंगे। तो उड़ीसा इसका सही जवाब हो गया। इस तथ्य को आप आगे के
एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इस बार ख पूछा गया है, आगे क पूछ लिया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन पंक्तियां पीयूष पांडे द्वारा लिखित नहीं है। अब यहां पर एक नाम आपके दिमाग में आएगा, पीयूष पांडे। अक्सर ये सभी नाम पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, ठीक है, सामने रहता है इनका काम। तो पीयूष पांडे को विज्ञापन पंक्तियों के लिए जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अब हमें बताना है कि कौन सी पंक्तियां उनके द्वारा लिखित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। फेविकोल का एड आता है, उसके संदर्भ में। ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला के एड के लिए है। कुछ खास है हम सभी में, कैडबरी का एड जब आता है तो। हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स के बारे में एड आता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया अभी विज्ञापन पंक्तियां जो भी व्यक्ति लिखा करते हैं उनसे रिलेटेड। हो सकता है कि आगे सवाल पूछे कि फला एड का प्रयोग कौन हीरो हीरोइन करता है। तो इसका मतलब यह है कि चाहे हमारे पास मोबाइल हो, चाहे हमारे पास टैब हो, या फिर हम टेलीविजन देख रहे हो, तो हमें चौकन्ना रहना है। अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर विज्ञापन आ रहे हैं तो आपको इधर उधर घूमने नहीं निकल जाना है, बल्कि उन विज्ञापनों को देखना है। पहले जब विज्ञापन आया करता था तो लोग, कोई फ्रेश होने चला गया, कोई चाय पीने चला गया, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब हर एंगल से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पीयूष पांडे की पंक्तियां कौन इसमें नहीं है। यह फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये फेविकोल का एड है, याद कीजिए कि इसको कौन हीरो या हीरोइन प्रसारित करता है। ठीक है, तो ये तो पंक्ति इनके द्वारा लिखी गई है। ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला का एड दिया गया है, तो कौन करता है। आपको याद आ गया होगा कि ये पहले प्रचार करते थे आमिर खान। ठीक है, उन्हीं से ये फेमस हुआ। हालांकि विज्ञापन उन्हीं को दिया जाता है जो चर्चे में रहते हैं या फिर जिनका समय रहता है। ये भी बड़ा ही स्वार्थी तरीके का एक तरीके से हम प्रोफेशन देखते हैं कि जो अपने एरिया में अच्छा काम करता है उसी को विज्ञापन मिलता है। तो इसको पीयूष पांडे ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको जो लिखा है उसका नाम है प्रसून जोशी। ठीक है, इसको आप आगे के लिए ध्यान में रखिए, प्रसून जोशी द्वारा ये लिखा गया है। और इस एड को कौन करता है, आमिर खान करते हैं। कुछ खास है हम सभी में, कैडबरी, ये भी पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया है। हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स, ये भी पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया है। तो यानी कि इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आगे के लिए ध्यान में रखें। देखिए ये सब अगर हमें सीयूईटी का एग्जाम नहीं देना होता तो शायद इनको हम इतना सीरियस नहीं लेते। हम अपने कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग का भी कोर्स पढ़ाते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि क्रिएटिव राइटिंग स्लोगन अगर आप हिंदी में अच्छा कर लेते हैं तो इन पंक्तियों का काफी खास महत्व है। ठीक है, ये भी किसी के दिमाग की उपज है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस टैग लाइन को लिखने के लिए कई बार कॉपीराइट भी लोगों को लेना पड़ता है, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए भी मिलते हैं, न सिर्फ विज्ञापन करने वाले को बल्कि लिखने वाले को भी। ठीक है ना, तो क्रिएटिव राइटिंग में भी आपका अच्छा स्कोप है, उसमें आप जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पहला हिंदी रेडियो नाटक कब प्रसारित हुआ था। तो पहला हिंदी रेडियो नाटक कब प्रसारित हुआ था बल्कि पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है 1927, 1930, 1936, 1940 ईस्वी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि पहला हिंदी रेडियो नाटक प्रसारित हुआ था सन 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। 1936 में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और बाद में 1957 ईस्वी में चलकर इसका नाम आकाशवाणी भी पड़ गया था। इस तथ्य को भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये दिल मांगे मोर, ठीक है, स्लोगन किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये दिल मांगे मोर स्लोगन किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरांडा। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि किस विज्ञापन में इसको आपने देखा था। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, तो पेप्सी इसका सही जवाब होगा।
अब ये स्लोगन किसने लिखा है? हो सकता है कि आगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पूछा जा सकता है कि किसने लिखा हुआ है, तो इसको लिखा है अनुजा चौहान। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी नाम ऐसे हैं जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं, इनको सभी लोग नहीं जानते, ठीक है, ऐड करने वाले को जान जाते हैं। पेप्सी का जैसे ये दिल मांगे मोर, इसमें भी शायद शाहरुख खान या फिर आमिर खान ही ऐड में आते हैं, क्योंकि ऐड के लिए मैं बहुत प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें समय के अनुसार होता है। आप देखेंगे कि कभी नहाने वाले साबुन का ऐड माधुरी दीक्षित इत्यादि ऐश्वर्या राय ये लोग करती थी, लेकिन वर्तमान समय में अब चीजें क्या हुई, चेंज हो गई, अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये दिल मांगे मोर, क्योंकि ये बहुत फेमस रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। आकाशवाणी के लिए मनोरंजन परक हिंदी गीतों का कार्यक्रम विविध भारती का नामकरण किसने किया? विविध भारती एक ऐसा चैनल था जो कि हर प्रतियोगी छात्र के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर भी था, और कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा, मैं कहूँ आज से 5 साल पहले की जो पीढ़ी अब विद्यार्थी रहे हैं, वो विविध भारती से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे और अभी भी कार्यक्रम सुनते होंगे। इसमें अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आते हैं। इसमें एक मुझे खास जो उद्घोषक का नाम याद आ रहा है, उनका नाम है यूनुस खान, जो कि कई बार युवाओं के लिए कार्यक्रम लेकर आया करते थे। हालांकि अब हम सभी रेडियो से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन एक जमाना था जो कि जिस तरीके से मोबाइल का है वैसे ही रेडियो का हुआ करता था। तो आकाशवाणी के लिए मनोरंजन मनोरंजन परक हिंदी गीतों का कार्यक्रम विविध भारती का नामकरण किसने किया? जितने भी नाम आप देख रहे हैं वो किसी न किसी साहित्यकार का है। ऑप्शन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो किसने दिया था विविध भारती का नाम? ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, पंडित नरेंद्र शर्मा नाम के जो व्यक्तित्व थे या फिर साहित्यकार थे, उन्होंने इसका नाम विविध भारती दिया। विविध का मतलब होता है अनेक, और भारती का अर्थ ज्ञान से या फिर सरस्वती से भी लगाया जाता है। ऐसा कार्यक्रम जो कि अनेक ज्ञानों से भरा हो। ठीक, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि दूरदर्शन से सन 1994 में प्रसारित चंद्रकांता पर आधारित धारावाहिक की पटकथा संवाद किसने लिखे थे? ऑप्शन दिया गया है मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, असगर वजाहत, अशोक चक्रधर। तो यहाँ पर एक खास प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जा रही है, धारावाहिक प्रोग्राम है जिसका नाम है चंद्रकांता। एक जमाना था कि चंद्रकांता लोगों के दिलो दिमाग में एकदम से बैठ गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये आता था दूरदर्शन पर, ठीक है। तो इसकी पटकथा किसने लिखी थी? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जितने भी नाम दिए गए हैं सभी नाम साहित्य से जुड़े हुए, हिंदी साहित्य से जुड़े। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे क्रिएटिव राइटिंग की, अब आ गए यहाँ पर पटकथा, यानी कि स्क्रिप्ट लेखन में भी स्कोप है। हिंदी विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल निराश उदास हताश नहीं होना है, उनका करियर बहुत लंबा चौड़ा है, बस अपनी प्रतिभा को पहचानना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो है ऑप्शन दूसरा, कमलेश्वर। कमलेश्वर, यही कमलेश्वर यानी कि वही कमलेश्वर जो कि नई कहानी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नई कहानी की भूमिका नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, और इनके उपन्यास कहानियां भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होंगी, एक पत्रिका भी ये प्रकाशित करते थे। साथ में इन्होंने चंद्रकांता, वैसे तो चंद्रकांता उपन्यास आप देखेंगे कि देवकी नंदन खत्री ने लिखा था, उसके वजह से बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ना शुरू किए। तो कमलेश्वर ने इसको क्या किया, पर्दे पर लाने का प्रयास किया, पटकथा लिखा, संवाद लिखा। कब लिखा था? 1994 ईस्वी में लिखा था। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था, मतलब मैं 7वीं में पढ़ रहा था, और एक हमारी दीदी लगेंगी, यानी दूर की थी वो, ऐसे ही हम नाव में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि कितने में पढ़ते हो? हमने कहा कि 7वीं में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांता देखते हो? हमने कहा कि पता नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। उस समय मैं रेडियो पे ज्यादा ध्यान देता था और टीवी नहीं देखता था, तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे चल के ये सब एग्जाम में भी आएंगे। तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांता किसने लिखा? तो हमने कहा कि मैं टीवी थोड़े देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो मैं बता दिया उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनको भी नहीं पता था कि पटकथा कमलेश्वर ने लिखा।
उन्होंने नाम बताया था नीरजा गुलेरी, शायद इसके डायरेक्टर थे वो उस जमाने में, आपको भी याद आ गया होगा। ये प्रसंग मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं मैं कई बार लिखता हूं तो पुरानी चीजें मुझे याद आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि शब्दानुशासन के लेखक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है हेमचंद, जयदेव, भामह, दंडी। तो शब्दानुशासन के लेखक कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, हेमचंद द्वारा लिखा गया है शब्दानुशासन, ठीक। इसी तरीके से एक जुड़ा हुआ काव्यानुशासन, वो सब आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास किसके प्रकार है? काव्य लक्षण, काव्य प्रकार, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु। तो अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र का बेसिक भी तैयार किए होंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि ये क्या है, काव्य हेतु है। और काव्य हेतुओं की संख्या 3 मानी गई है और संयोग से इन तीनों की चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। इसी प्रश्न के माध्यम से आपको देखना है कि प्रतिभा को भी हम क्या बोलते हैं, शक्ति का कई बार नाम दिया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि किस काव्य हेतु को हम शक्ति कहते हैं, वहां पर प्रतिभा दे देगा तो भी क्या है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक। आगे के लिए इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि काव्य हेतु के संबंध में प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता कथन किसका है? राजशेखर, क्षेमेंद्र, वामन, भट्टतौत। तो काव्य हेतु के संदर्भ में किसने कहा प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यानी कि इसमें प्रतिभा काव्य हेतु को ही विशेष महत्व दिया गया है। किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भट्टतौत। ये भट्टतौत कौन है? आपने पढ़ा होगा कि जो अभिनव गुप्त हैं इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के रिलेशन को भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि गंगा में गांव में गंगा कथन शब्द शक्ति के किस प्रकार का उदाहरण है? गांव में गंगा शब्द शक्ति से रिलेटेड यहां पर सवाल आ गया। ऑप्शन दिया गया है रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, अभिधा लक्षणा या फिर व्यंजना। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि गांव में गंगा का मतलब है कि यहां पर गंगा जिस पवित्रता के लिए जानी जाती हैं उसी से रिलेटेड यहां पर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। और लक्षणा का जो दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा इसमें मौजूद है, ठीक। अगला प्रश्न है रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है, यह कथन किसका है? नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो यह कथन किसका है कि जिसमें रमणीय अनुभूति हो, उक्ति वैचित्र्य हो और छंद हो, तीनों हो, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि इसका मानना है डॉक्टर नगेंद्र की, ठीक। नगेंद्र का मानना है कि रमणीय अनुभूति, कई बार इसको वो कवि अनुभूति पर भी जोर देते हैं। उक्ति वैचित्र्य छंद तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, ठीक। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया गया है मम्मट, दंडी, क्षेमेंद्र, भामह। तो औचित्य का तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, क्षेमेंद्र। इसमें आप देखेंगे कि दो आचार्य ऐसे हैं जो किसी के प्रवर्तक नहीं है लेकिन उन सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भामा और क्षेमेंद्र ये दोनों ने कुछ न कुछ प्रवर्तन किया हुआ है संप्रदाय से, ये प्रवर्तक के तौर पर रहे हैं। तो उसमें औचित्य का संबंध हो गया क्षेमेंद्र से और भामा का संबंध हो गया अलंकार से। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। देखने में बड़ा आसान प्रश्न था लेकिन मेरिट बनाने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? अर्थ प्राप्ति, कांता समित उपदेश, शिवेतर का नाश, अभ्यास। तो काव्य प्रयोजन हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अभ्यास। लेकिन अन्य विकल्पों को देखने के बाद आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हमने तो कहीं मम्मट के संदर्भ में एक काव्य प्रयोजन पढ़ा था, उसी को विकल्प के रूप में बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न बदल रहा है। जिसको पहले आप कोटेशन के रूप में याद करते थे कि
काव्य में यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश शिवेतर क्षेत्र सारी चीजें याद करते थे। अब वही विकल्पों में आ रहे हैं, यानी कि अब रटने की जगह समझने का भी प्रयास करना है। ठीक है, तो ये मम्मट जिन्होंने कि 6 काव्य प्रयोजन दिए जिसमें से 3 दे दिया है, बाकी 3 कौन है वो आपके दिमाग में आने चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि वाक्य शुद्धि से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आ गया और सभी वाक्य जो हैं एक ही ढंग से दिए गए हैं, मतलब कंटेंट उनका एक ही है, बस उसमें से हमें शुद्ध खोजना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बंदूक अस्त्र एक बहुत ही उपयोगी है। एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र बंदूक है। देखिए, हम तो भाषा का प्रयोग करते हैं भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन जब शुद्धता की बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं व्याकरण का ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, तो ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। बाकी में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं घालमेल है और अव्यवस्थित यहाँ पर है, व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल के कितने भेद हैं। तो इसका मतलब है कि हमें परीक्षा के पहले काल इत्यादि को भी ध्यान में रखकर जाना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल बेसिक तौर पर तो जानना ही जरूरी है, साथ में उनके जो भेद हैं उनको भी ध्यान में रखना है। हमने इस पर सीयूईटी की तैयारी के दौरान वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं, ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि 3 भेद माने गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो तीनों भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य, और तीसरा है हेतु हेतमद भविष्यत काल। तो ये तीनों हैं और इसमें हेतु हेतमत के भी कई अलग अलग भेद किए गए। तो मुख्य रूप से 3 भेद कौन कौन से हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे क्या कहा जाता है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। समासों की संख्या तो कुल 6 मानी गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं आपकी परिभाषा के आधार पर सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है। हिंदी व्याकरण के अभ्यास सेटों पर चर्चा करते हुए हमने समासों के बारे में प्रायः चर्चा की है, आपने उसको देखा होगा। तो पहला पद जिसमें प्रधान होता है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। और यहां पर ध्यान में रखना है कि पहला पद प्रधान होने के साथ साथ क्रिया विशेषण अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। सवाल पूछा जा सकता है, इतना दूर से भी पूछा जा सकता है कि किस समास में समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नाम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अव्ययी भाव समास पड़ गया है। बाकी आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या है कि उत्तर पद क्या है, इसमें प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है। एक इसी तरीके से द्वंद्व है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होता है। और दिगु जो है उसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। तो ये सारी चीजें आप आगे के लिए ध्यान में रखिए। अब इससे आगे तो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, लक्षण के आधार पर आएगा और उदाहरण के आधार पर सवाल पूछा जाएगा। तो दोनों आप एग्जाम के पहले तैयार कर लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध किसका है। नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो जब आप बच्चन सिंह की वीडियो देखेंगे जो मैंने हिंदी आलोचना पर बनाई हुई है, ठीक है, वो सीयूईटी को ध्यान में रखकर ही हमने बनाया था और ये सवाल सीधे सीधे वहीं से उठा लिया गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, शिवदान सिंह चौहान ने
मार्क्सवादी आलोचना के अंतर्गत विशाल भारत नाम के पत्र में लिखा कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है कि नहीं, तो शिवदान सिंह चौहान का। और जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिए। हिंदी आलोचना बच्चन सिंह का जरूर आप वीडियो एक बार रिकॉल कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है, कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें बताना है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग किया है। कारण, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो अब इसमें हमें बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप किया। आलंबन और उद्दीपन दो आपने देखा होगा भावों की चर्चा की जाती रही। रस आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आलंबन उद्दीपन को आपने जरूर ध्यान रखा होगा। ठीक, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर पंत को जाना जाता है। और जितने भी कवि हैं, चाहे वो प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी हो, पंत हो, सभी ने प्रकृति को केंद्र में रखा है। छायावाद की खास विशेषता रही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, उसी तरीके का प्रश्न है, बस हमें उत्तर पर ध्यान देना है। पूछा गया है कि कबीर के प्रेम का जो आदर्श है वह कविवर रविंद्रनाथ के प्रेम लीला के आदर्श से मिलता सा है। कबीर की प्रेम संबंधी कविताओं में समर्पण की भावना का अभाव है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो इसका जो यहां पर सही जवाब है कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। कबीर के प्रेम अकथ कहानी प्रेम की। कहा जाता है कि कबीर ने, ऐसा नहीं है कि प्रेम के बारे में उन्होंने तो कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए। तो यहाँ पर तो जो कारण बताया जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं, क्योंकि दो दो प्रश्न दिया हुआ है इसलिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी। ठीक, तो जो प्रश्न है, पूछा गया कि प्रहसन के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक विडंबना पूर्ण स्थिति पर व्यंग किया जाता है। राजनीतिक सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को प्रहसन में व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रहसन जो कि रूपक का एक क्या है, भेद है। और जब जब भी प्रहसन की चर्चा की जाएगी आपके दिमाग में अंधेर अंधेर नगरी नाम का जो नाटक है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रहसन को ध्यान में रखते हुए जो बातें कही जा रही हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। देखिए, प्रहसन के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक विडंबना पूर्ण स्थिति पर व्यंग किया जाता है। अंधेर नगरी को याद कीजिए। और राजनीतिक सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को, यानी उसकी जो रियलिटी है उसको प्रहसन में व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो चाहे आप अंधेर नगरी देखिए, भारत दुर्दशा देखिए, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रहसन को माध्यम अपनाया। और कारण यह था कि वो दौर था गुलामी का। और जब भी आपको किसी के ऊपर व्यंग करना पड़ता है तो आप कहीं किसी को अगर आपको सबक सिखाना है या फिर अपनी रियलिटी को बताना है तो आप सीधे सीधे न कहकर व्यंग का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए आगे चलकर हरिशंकर परसाई का नाम काफी फेमस रहा। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, पूछा गया कि भाषा के साहित्यिक तथा प्रयोजन मूलक दोनों रूपों में संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है। संवाद मनुष्य के विचारों तथा भावों के आदान प्रदान की वस्तु है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोनों बातें आप देख रहे हैं कि सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि सामाजिक उपन्यासों के लिए यथार्थपरक चित्रण की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन का यथार्थ चित्रण कहा है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामाजिक उपन्यासों के लिए यथार्थपरक चित्रण की आवश्यकता होती है।
और प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन का यथार्थ चित्रण कहा है, ये भी बात क्या है, सही है। दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। और ये सारे तथ्य कहां से उठाए जा रहे हैं, बच्चन सिंह की पुस्तक से सीधे सीधे उठाए गए। तो इसलिए उपन्यासों को रिलेटेड करके हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। काफी आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, हमें देना चाहिए था, ठीक है ना। ये सारी चीजें आने लगती हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, मेरी तो यही कोशिश रहती है हमेशा। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि काव्य लेखन के मूल में अनुभूति मुख्य है। प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो देख रहे हैं आप कि काव्य को लेकर जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है काव्य कला और अन्य निबंध करके। तो उसमें ये कथन काफी महत्वपूर्ण है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आपने इसको कहीं न कहीं देखा होगा। देखिए इसमें भी क्या है कि दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। मतलब कि कारण भी सही है, कथन भी सही। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि सामाजिक आचार विचार की शिक्षा लोकोपदेश और लोकरंजन साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। नाट्य धर्म यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। इसमें हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब तो है ऑप्शन पहला। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ना कि जो दिया है कि धर्म यश आयु हितकारक बुद्धिवर्धक, ये कहीं ना कहीं भरत का जो सिद्धांत है नाटक या फिर उसकी परिभाषा को लेकर, उसी का अनुवाद कर दिया गया। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला है कि लोकोपदेश लोकरंजन साहित्य के मुख्य उद्देश्य से नाटक लिखा भी जाता है। और नीचे का तो मैंने बता दिया कि सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न थोड़े लंबे लंबे हैं इसलिए वक्त भी लग रहा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन का नाम दिया गया है और हमने सबका यहाँ पर ईयर भी लिख दिया है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे इसमें बड़े रहे वो थे बालकृष्ण भट्ट, यानी डी जिसमें सही होगा पहले वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि डी दो दो जगह है, इसका मतलब एक बार और चलना पड़ेगा। दो लोगों का दिया हुआ है 1850। आगे के लिए ध्यान में रखिए, इस प्रश्न के लिए तो है ही, आगे के लिए भी जरूरी है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन दूसरा, ठीक। ऑप्शन दूसरा कैसे है कि पहले बालकृष्ण भट्ट है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आ रहा है, फिर आ रहा है लाला श्रीनिवास दास का, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, प्रताप नारायण मिश्र का। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं उन्हीं का यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासकारों का जन्मतिथि के अनुसार सही क्रम बताएं। देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो यहाँ पर भी हमने सभी की जन्मतिथि को लिख दिया है कि देवकीनंदन खत्री 1861, प्रेमचंद 1880, जैनेन्द्र 1905, जयशंकर प्रसाद 1889 और अज्ञेय 1911 ईस्वी। तो इसके आधार पर हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले देवकीनंदन खत्री का आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ए आप देख रहे हैं कि कईयों में दिया हुआ है, यानी कि दो में दिया है, तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा, ए बी डी सी ई दिया है। तो हम देख लेते हैं कि देवकीनंदन खत्री के बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो है प्रेमचंद का, ठीक। इसके बाद नाम आ जाएगा जयशंकर प्रसाद का, इसके बाद आ जाएगा जैनेन्द्र का, फिर अज्ञेय का, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पांचों जो रचनाकार हैं उनका क्रम क्या है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। एक चूहे की मौत, तमस, राग दरबारी, महाभोज, अपना मोर्चा। तो यहाँ पर उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हमें बताना है, साथ में आपके दिमाग में इन उपन्यासों के उपन्यासकारों का नाम आना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो
आना शुरू कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर आप अपने को रिकॉल कीजिए, वहां पर जाकर देखिए अपनी किताबों में। ठीक। एक चूहे की मौत 1971 में, तमस 1973 में, राग दरबारी 1968 में, महाभोज 1979 में, अपना मोर्चा जो कि 1972 में। तो इसका जो यहाँ पर सही क्रम हो रहा है वो हो रहा है कि ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा गया राग दरबारी, तो पहले नंबर पे हो गया राग दरबारी। फिर चूहे की मौत हो गया, इसके बाद आपका हो रहा है अ, अपना मोर्चा। ठीक, इसके बाद हो गया तमस और फिर महाभोज। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो स्पेशली महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों की चर्चा की गई है। रश्मि, निहार, सांद गीत, दीपशिखा, नीरजा। तो सभी का प्रकाशन वर्ष मैंने लिख भी दिया है। 1932 में रश्मि, 1930 में निहार, 1936 में सांध्य गीत, 1942 में दीपशिखा और नीरजा 1935। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पर निहार, दूसरे नंबर पे रश्मि, तीसरे नंबर पर नीरजा और चौथे नंबर पे सांध्य गीत, पांचवें नंबर पे दीपशिखा। यानी डी जिसमें आखिर में होगा वो इसका सही जवाब होगा। यानी कि पेपर बनाने वाले ने काफी वक्त लगाया इसमें और दिमाग भी लगाया, तो तुरंत इसका जवाब आप नहीं देंगे, एक दो राउंड आपको देखना पड़ेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कोणार्क, जैसा काम वैसा परिणाम, नहुष, भारत दुर्दशा, महाराणा प्रताप। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन नाटकों के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें बताना है। कोणार्क जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ, इसके नाटककार रहे जगदीश चंद्र माथुर। जैसा काम वैसा परिणाम 1899 में प्रकाशित हुआ, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। नहुष जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया और भारतेंदु जी के जो पिताजी थे गोपाल चंद्र, उन्होंने लिखा। भारत दुर्दशा 1880 में खुद भारतेंदु ने लिखा इसको। और महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी में राधा कृष्ण दास ने लिखा। तो ये सभी नाटकों के प्रकाशन वर्षों को भी हमने साथ में रख दिया है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन तीसरा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हैं आपकी नहुष जो है इसको हम पहले नंबर पर रख सकते हैं यहाँ पर, और कई आलोचकों ने तो इसी को पहला नाटक भी माना है। फिर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे होगा राधा कृष्ण दास का ही। इसके बाद चौथे नंबर पर होगा आपका जैसा काम वैसा परिणाम, और पांचवें नंबर पे है जो है कोणार्क। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है सी डी ई लगातार और बी ए। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो पूरा ये साहित्य इतिहास ग्रंथ दिया हुआ है, किसका किसका है ये सभी आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष को भी आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका सही अनुक्रम क्या रहा है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो उपन्यास इसमें सबसे पहले जो साहित्य इतिहास ग्रंथ इसमें दिखाई दे रहा है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि सन 1913 में प्रकाशित हुआ। तो यानी डी ऑप्शन जिसमें है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक ही देख रहे हैं कि आप पकड़ लिए तो सबको बता देंगे, लेकिन आगे के लिए आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। अगर सिंगल में भी आ जाए तो भी आप इसको बता दें। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों के आधार पर कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। तो सबके प्रकाशन वर्षों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कामायनी 1935, आंसू 1925, लहर 1933, झरना 1918, प्रेम पथिक 1933।
13। तो सबसे पहले जो इसमें होगा वो होगा प्रेम पथिक, यानी कि आप देख रहे हैं कि ई 3 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर कैच करके बताना है कि आखिरकार कौन सा क्रम सही होगा। तो प्रेम पथिक हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर हो गया झरना, तीसरे नंबर पे हो गया आंसू, यानी कि ई, डी और बी। पहले हम देख लेते हैं ई, डी, बी, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पर ई, डी, ई, डी और बी। ठीक है, चौथा यहाँ पर सही हो रहा है ई, डी, बी और इसके बाद सी फिर ए। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो रहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता में अज्ञेय प्रतीकों के माध्यम से अपनी अस्मिता को परिभाषित करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो सब में ये दिया गया है कि कथन 1 और 2 पर आधारित विकल्प है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला कि प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। यह कथन सही है। नदी के द्वीप नाम से अज्ञेय ने कविता भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। उसमें प्रतीकों के रूप में नदी जो है वो क्या है, एक प्रतीक के तौर पर है। ठीक, और द्वीप भी क्या है, प्रतीक के तौर पर। इसमें व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है उसको रेखांकित करने का प्रयास अज्ञेय ने किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। निराला की रचनाएं प्रगतिवाद और नई कविता में भी मिलती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के चरित्रों में स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। तो ये सभी कथन आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह के बुक से पूरे उठाए गए इस पेपर में। तो सही जवाब है यहाँ पर कि दोनों कथन क्या है, सही है। जैनेन्द्र कुमार की खास विशेषता है कि वो समस्याओं को उठाते हैं लेकिन उसमें जटिलता क्या रहती बनी रहती है। और इलाचंद जोशी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इनके साथ अज्ञेय और जैनेन्द्र को भी आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीय समस्याओं को सुलझाकर उन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर कि दोनों बातें क्या हैं, सही है। अगर पूर्वाग्रह को छोड़ दिया जाए किसी भी व्यक्ति के या फिर देश काल वातावरण के पूर्वाग्रह को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजों का क्या होता है, समाधान हो जाता है। पूर्वाग्रह बहुत खतरनाक होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला टीवी सोप ओपेरा द फर्स्ट 100 थिएटर्स 1950 में प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला सोप ओपेरा बुनियाद 1984 में प्रकाशित हुआ था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि कथन 1 तो सत्य है। ये आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि द फर्स्ट 100 थिएटर्स 1950 में विश्व का पहला टीवी सोप ओपेरा था। ठीक, सोप ओपेरा क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो डेली बाय डेली सीरियल्स टाइप के आते हैं उसी से जुड़ा हुआ है ये। तो भारत में पहला सोप ओपेरा कब आया था? बुनियाद तो है, ये बात तो सही, लेकिन कहा जा रहा है कि 1984 में, बल्कि ये 1986 ईस्वी में आया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? रमेश सिप्पी नाम से एक निर्देशक थे, उन्होंने बनाया था बुनियाद। तो इसको ध्यान में रख लीजिए कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन दूसरा क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन से संबद्ध आरंभिक संकेत नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है। रुद्रट ने अनर्थ के उपशम और विपत्ति के निवारण को भी
काव्य प्रयोजन माना है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला, कि कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। कि काव्य प्रयोजन से संबंधित आरंभिक संकेत नाट्य शास्त्र यानी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है, उपलब्ध होता है। रुद्रट ने अनर्थ के उपशम और विपत्ति के निवारण को भी काव्य का प्रयोजन माना है। तो रुद्रट का जो काव्य प्रयोजन का जो कोटेशन है वो अपने दिमाग में आप जरूर रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता को भविष्य काल कहते हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है? तो इसमें जो पहला कथन दिया गया वो तो सही है कि जब क्रिया का कार्य समाप्ति का बोध हो तो उसे भूतकाल कहते हैं यानी कि पास्ट कहते हैं। लेकिन क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को भविष्यत काल कहते हैं, ये क्या है, गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। इसको आप वर्तमान में भी रख सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध कारक की विभक्तियां हैं? तो यहां पर कारक से रिलेटेड प्रश्न आ गया और कारक पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जरूर आप देखिए। का, को, में, के, की। अब इसमें हमें बताना है कि संबंध कारक में कौन विभक्तियां हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि का भी है, ठीक है, के भी है और की भी है। इसमें देख रहे हैं कि के जो है और में, ठीक, के किससे है, कर्म। में ये है आपका अधिकरण। ठीक, तो संबंध में आ गया ये तीनों, ए, डी और ई। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवियों को हमें देखना है और आप एकदम से ध्यान लगाकर देखिए कि कौन है। प्रतापशाही, पद्माकर, दो कवि तो आपको दिखाई दे दिए यहां पर, ठीक, और एक कौन है, वेनी प्रवीण। बाकी सुंदरदास और दादू दयाल को आप देख रहे हैं कि निर्गुण में आपने पढ़ा होगा। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, रामनरेश त्रिपाठी, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रगतिवादी काव्य धारा को हमें ध्यान में रखना है, कौन आता है? तो इसका जो सही जवाब है कि केदारनाथ अग्रवाल है, ठीक, इसके बाद त्रिलोचन शास्त्री है, फिर शिवमंगल सिंह सुमन है। बाकी आप देख रहे हैं कि अलग अलग कालखंड में हरिवंश राय बच्चन तो हालाबाद से रिलेटेड है, ठीक, रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावादी में रखा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक, अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। प्रसाद के नाटकों की अभिनेता असंदिग्ध मानी जाती है। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए भारतीय इतिहास के गुप्त काल और मौर्य काल के कथानकों को चुना। व्यक्तित्व निर्माण और मानवीयता की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक अद्वितीय है। ध्रुवस्वामिनी नाटक पर संस्कृत के देवी चंद्रगुप्त नाटक का प्रभाव है। चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम और संस्कृति राग का औदात्य मिलता है। तो कौन सा तथ्य जो है वो सही है हमें बताना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बताया गया कि प्रसाद के नाटकों की अभिनेता असंदिग्ध मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से प्रसाद के नाटक क्या है, थोड़े से चुनौतीपूर्ण है। तो ये वाक्य उतना सही नहीं है। जो दूसरा बताया गया कि क्या है कि इसमें मौर्य काल, गुप्त काल, इस सबको लिया गया है, सही है ये। और इसके बाद है कि व्यक्तित्व निर्माण और मानवता की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक अद्वितीय है। तो देखेंगे आप कि इसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक इसे कुछ आगे है, ये भी कथन क्या सही नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के बारे में दिया गया है, ये क्या है, सही है। और बताया गया कि चंद्रगुप्त नाटक में देश और संस्कृति राग का औदात्य मिलता है, ये भी क्या है, सही है। तो इस तरीके से बी, डी, ई इसका सही जवाब हो गया। ठीक, ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित सही तथ्य। गोदान में किसानों की ऋण की समस्या का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यासों में केवल यथार्थ का चित्रण मिलता है।
निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज समस्या का चित्रण है। सेवा सदन उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है। हिंदी उपन्यास विधा में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए तो एकदम से सही है और ई एकदम से सही है। ठीक है, अब अन्य चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि क्या इसमें कहा गया कि केवल यथार्थ का चित्रण मिलता है, ये गलत है। उन्होंने आदर्श का भी चित्रण किया हुआ है। और बताया है कि सेवा सदन जो है इसमें प्रेम और विवाह की समस्या को उठाया गया है। ये क्या है, इसमें नारी पराधीनता की समस्या को उठाया गया है। इस चीज को आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि ए, सी और ई, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज समस्या का चित्रण किया गया है। अब ये सभी प्रश्न कहां से उठाए गए हैं? ये सभी प्रश्न बच्चन सिंह की पुस्तक से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं, जिस पर कि हमने बहुत पहले चर्चा कर ली थी। आप जाकर जरूर देखिए उसको। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रयोजन से संबद्ध सही तथ्य हैं। कांता समित उपदेश, व्युत्पत्ति, अर्थ की प्राप्ति, अमंगल, मनोरंजन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी विकल्प में दिए गए हैं वो सभी कहीं न कहीं मम्मट से जुड़े हुए कुछ इसमें शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यानी मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन दिया है, 6 काव्य प्रयोजन, उसमें से कुछ इसमें आप देख रहे हैं। कांता समित उपदेश, अर्थ की प्राप्ति, ये 2 शब्द आप देख रहे हैं कि मम्मट के काव्य प्रयोजन से लिए गए। व्युत्पत्ति अपने आप में यहाँ गलत है। अमंगल का नाश यहाँ पर अगर होता तो ये ऑप्शन और अच्छा हो जाता, न होने की वजह से ये गलत हो गया। मनोरंजन सही जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए सी ई जो होगा इसका सही जवाब होगा। ए सी ई, तो ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वाक्य संबंधी तथ्यों पर विचार कीजिए। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जिससे किसी प्रकार के आश्चर्य या सुख दुख का बोध हो वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जिससे किसी प्रकार की इच्छा का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उपरोक्त में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देख रहे हैं कि इसमें ई जो ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए इच्छावाचक वाक्य। ठीक, तो जिसमें जिसमें ई है उस ऑप्शन को तो पहले हम यहां से खत्म करते हैं। ठीक, अब मुकाबला ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 के अंतर्गत है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि जिससे किसी प्रकार के आश्चर्य या दुख सुख का बोध हो विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। यानी ये वाक्य एकदम से सही है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो विधिवाचक कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो बी और डी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक कहलाता है, ये भी यहाँ पर सही दिख रहा है। और बताया जा रहा है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो निषेधवाचक कहलाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्य यहाँ पर सही है, लेकिन हमें उसमें से 3 ही देखना है। तो या तो ऑप्शन इसका ए बी सी आप सही मानिए या फिर बी सी डी मानिए। दोनों में से दोनों यहाँ पर आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी सी डी को हम आगे के लिए रख सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए किस वजह से सी को यहाँ पर रखा जा रहा है और ए को हटाया जा रहा है। ए में यहाँ पर लिखा है कि एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, ये भी संकेतवाचक में ही आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कार्य के न होने का बोध हो, और कई बार तो कार्य को बात में भी रख लिया जाता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। इस पे आप 50-50 दोनों को रख सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और उसी से हमें मिलाना है। हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, नागरी नीरद। तो हिंदी प्रदीप का नाम जैसे आएगा बालकृष्ण भट्ट, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्राह्मण ठीक है प्रताप नारायण मिश्र, नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर।
तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक, अगला प्रश्न है, रचनाओं को मिलान करना है। सरोज स्मृति निराला, लहर जयशंकर प्रसाद, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, स्वर्गीय बीड़ा श्रीधर पाठक। तो इसमें देखिए सभी रचनाओं को आप जानते हैं, श्रीधर पाठक वाले को थोड़ा सा आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक, बाकियों को तो आप जान रहे थे। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, यहां पर भी उपन्यास और प्रकाशन वर्ष का मिलान करना है। कायाकल्प, कर्म भूमि, रंग भूमि और गबन, यानी कि सभी उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पहले आपको आता है उसको आप पहले लगा लीजिए, जो नहीं आता है उसको आप मिलान के आधार पर देख सकते हैं। जैसे रंग भूमि है तो 1924 है, गबन 1931, कर्म भूमि 1932 और यहाँ पर कायाकल्प हो गया 1926। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक, इसको आगे के लिए भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं, विज्ञापनों की पंक्तियां दी गई हैं और उत्पाद है, यानी कि किस चीज के लिए इसका ऐड किया गया है। आह से आहा तक, खुशियों की होम डिलीवरी, यही है राइट चॉइस बेबी, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, तो अब आपको वो दिन याद आ गया होगा जब आप टीवी के सामने विज्ञापन देखते रहोगे। तो इसमें से हमें बताना है कि आखिरकार कौन किसके लिए है। ये नए ढंग का प्रश्न है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कि कौन सा इसका यहाँ पर सही ऑप्शन हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आ से आहा तक, ये है मूव क्रीम, यानी जो है कि कमर में दर्द को हटाए ये सब। तो ये हो गया खुशियों की होम डिलीवरी, ये हो गया डोमिनोज पिज्जा, ये तो एकदम से याद रहना चाहिए। यही है राइट चॉइस बेबी, तो ये हो गया आपका। आप पेप्सी का है, टेढ़ा है पर मेरा है, कौन है? ये हो गया कुरकुरे। तो देखिए विज्ञापनों का कितना अहम रोल है। अब सीयूईटी एग्जाम के कारण ही हमें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर काव्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ग्रंथ दिए गए हैं और ग्रंथकार का नाम, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य दर्श, काव्य सरोज, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश तुरंत मिला दीजिए मम्मट से। ठीक, काव्य दर्श दंडी से, काव्य अलंकार सूत्र वामन और काव्य सरोज का हो गया श्रीपति। ठीक, तो देखिए ये आपके लिए नया था, तो इसको ध्यान में रखिए आगे के लिए। बाकी को आप देख रहे हैं कि काव्य अलंकार सूत्र किसका है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी कई जगहों पे लिखा रहता है। ठीक, और काव्य अलंकार ग्रंथ भी है, तो किसका है वो सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो है ऑप्शन तीसरा, कि ए का हो गया 3 और बाकियों को आप धीरे धीरे मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, समास से रिलेटेड और उदाहरण दिया गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन अव्ययी भाव समास है। तो जो पहले आ रहा है उसको हम मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का क्या हो गया 3 हो गया। प्रत्यंग, आप देख रहे हैं कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, प्रति अंग, वो क्या हो गया प्रत्यंग हो गया। और इसमें कौन सी संधि है, अगर इसको पकड़ लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही। ये आपके लिए होमवर्क है कि प्रत्यंग में कौन सी संधि है। ठीक, इसके बाद है तत्पुरुष समास, यहाँ पर दिया गया है। तत्पुरुष हो गया गगनचुंबी, इसमें विभक्ति का लोप है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हो गया देवासुर, यानी देव और असुर। बहुव्रीहि हो गया पीताम्बर। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रचना दी गई है और रचनाकारों को बताना है। प्रवास की डायरी, 60 वर्ष, एक रेखांकन, दिल्ली मेरा परदेश, एक बूंद सहसा उछली। तो मिलाते हैं इसको, एक बूंद सहसा उछली। ठीक, इसके बाद है 60 वर्ष, एक रेखांकन, प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश। तो हो सकता है कि सभी रचनाएं आप जानते हो, जो नहीं जानते होंगे उनको आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन
दूसरा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सीईटी के सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद है कि ये प्रश्न पत्र आप देख लिए होंगे, इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे, जो भी शेष दिन बचे हुए हैं, और उस हिसाब से मेंटली तैयार होकर जाएंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।